रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। महाराष्ट्र में जहां दंगल छिड़ चुका है, महाराष्ट्र में चुनाव है और धर्म पर जबरदस्त दांव देखने को मिल रहा है। झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी के बाद जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार करने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां हिंदुत्व का मुद्दा जरूर उछालते हैं। झारखंड में वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, तो महाराष्ट्र में वो बजरंग बली के बहाने मुस्लिम परस्ती का सवाल उठाते हैं। वहीं इसके साथ साथ एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के पुराने मुद्दे को फिर से गरमा देते हैं। राज ठाकरे ने अपनी एक सभा में कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा कर ही रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अपने अंदाज में उनका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले वो बयान सुना देते हैं जो कि इन दिनों सरगर्मियां बटोर रहे हैं। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? नफरत करो, डर दिखाओ मुसलमानों का, मुस्लिम अकलियत का। अरे संविधान में तो सब बराबर है नरेंद्र मोदी, मगर आप नफरत पैदा करके महाराष्ट्र में वोट हासिल करना चाहते हैं। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। से आपने वो बयान सुना जिसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक चिंगारी एक बार फिर से सुलगती हुई नजर आ रही है। पहले बटेंगे तो कटेंगे का बयान काफी सुर्खियों में रहा, तो अब बजरंग बली का दांव कितना इस चुनाव में सियासी रंग लेता हुआ नजर आएगा तो देखना दिलचस्प होगा ये बात। लेकिन जिस प्रकार से धर्म के नाम पर लगातार चुनावी मुद्दा, लगातार इस पर सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूं। जहां पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किशोर यादव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता नावेश को, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये डिबेट हमारी किन सवालों के इर्द गिर्द होगी, पहले वो सवाल हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि चुनावों में बजरंग बली क्या बदलेंगे खेल? एकजुटता संदेश, फिर क्यों है सियासी कलेश? हिंदुत्व पर भाजपा को क्या होगा फायदा? महाराज झारखंड के खेवनहार योगी होंगे? ओवैसी क्या इन सभी समीकरणों में सेंध लगाते हुए नजर आएंगे? लेकिन सबसे पहले नावेश शिकोज भी आपके पास आऊंगी। जिस प्रकार से धार्मिक मुद्दा लगातार इन चुनाव में लगातार गूंजता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं इसे आप? कहीं ना कहीं 80 और 20 की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहीं ना ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं और ये तय हो गया है उसका एजेंडा यही है। ये एजेंडा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं अन्य चीजें भी सामने आती रही, विकास की बातें होती रही, सुरक्षा की बातें होती रही। लेकिन ये थोड़ा लोकसभा के बाद में थोड़ा सा शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि हिंदुत्व की धार को तेज करना पड़ेगा। लोकसभा से पहले भी हिंदुत्व का माहौल था, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, पूरे देश में राममय माहौल था। लेकिन उसके बाद भी जो जाति समीकरण विपक्ष ने उठाए, जिस तरीके से सामाजिक न्याय की बात कही, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सीडीए बनाया, दलितों पिछड़ों की बात कही,
उसके बाद उत्तर प्रदेश में सपा को और कांग्रेस को सफलता मिली, इस गठबंधन को सफलता मिली। एक आशा की किरण समाजवादी पार्टी को, विपक्ष को ये दिखाई देने लगी कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना और इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं एक कदम सफलता मिली भी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि जाति की धार को कमजोर करने के लिए हमें धर्म के मुद्दों को बहुत तेजी से राष्ट्रीय लेवल पे फैलाना पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए सबसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को चुना है, उन्हीं को सबसे बड़ा फायर ब्रांड समझा है, और राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ का कद और भी बढ़ाया है भाजपा ने, क्योंकि वो जिस तरीके से हिंदुत्व की अलग जला सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई और नेता इतनी तेजी से अलग जला सकता है। जिस प्रकार से नावीद जी, एक सवाल और भी आपसे समझना चाहूंगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर पैठ जमाती हुई नजर आ रही, 20% जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकता है। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज जो है वो कहीं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले दलों को वोट देता रहा है। समाजवादी पार्टी को लगातार 95-97% मुस्लिम वोटर्स ने वोट दिया, जिसके आंकड़े भी सामने आए, और ये भी पता चला कि सपा को जिताने के लिए मुस्लिम वोटर घरों से भी निकला। वोट प्रतिशत भी 90% से ज्यादा था। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है, इससे इन दोनों दलों को फायदा मिल रहा है और वोट बट कतई नहीं रहा है। और कांग्रेस लोकसभा में पहला प्यार है मुसलमानों का है, और समाजवादी पार्टी में वो विधानसभा में वोट देते रहे हैं। लेकिन गठबंधन के पास और भी मजबूत ये माहौल बन गया है कि मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं बिखर पा रहा है। लेकिन खाली मुस्लिम वोट से कोई भी दल नहीं जीत सकता। उत्तर प्रदेश जहां बहुत बड़ी आबादी है मुस्लिम समाज की, उनके साथ में उनको पीडीए का फार्मूला सामने लाना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम यादव वाला फार्मूला अब नहीं कर सकता। ये अखिलेश यादव जी समझ चुके हैं। एक जमाना हुआ करता था जब मुलायम सिंह जी मुस्लिम यादव से जीत जाते थे, क्योंकि उस वक्त 3-4 दल मजबूत हुआ करते थे। आज बाइपोलर चुनाव है, आज भारतीय जनता पार्टी जी ठीक है। पूजा जी, जिस प्रकार से पहले मुख्यमंत्री ने बटोगे तो कटोगे की पिच तैयार की, जिसमें पूरा विपक्ष खेलता हुआ नजर आया, और अब बजरंग बली की एंट्री ने एक बार फिर से सरगर्मियां तेज कर दी है। आरती जी, पहले तो आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये नावी जी कहा कि 2024 के चुनाव के बाद में भाजपा को लग रहा है कि उनको हिंदुत्व की धार देनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। ये जब 2024 का भी चुनाव लड़ रहे थे आरती जी, तब आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मंचों से जो है मुजरा, महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, इन सब शब्दों का प्रयोग किए जा रहे थे। उन्होंने चुनाव में मछली से लेकर के मांस से लेकर के किन चीजों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने प्रयोग किया, हर चीजों का पोलराइजेशन करने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम क्या निकल करके आया? परिणाम यह निकल करके आया कि जनता ने ये सेलेक्ट किया कि आप कुछ भी बोलिए, ना तो हमें आपके मुजरे से मतलब है, ना ही मंगलसूत्र से मतलब है, ना ही ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले से मतलब है, ना ही श्री राम मंदिर का इतना बड़ा एजेंडा बनाया था इन्होंने कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, विपक्ष नहीं आ रहा है, ये राम विरोधी है। आपको लगता है इससे बड़ा पोलराइजेशन वो क्या करते हैं? उन्होंने पूरा पोलराइजेशन किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें आरती जी, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बता दिया कि हम किसी पोलराइजेशन में नहीं आने वाले हैं, हम अपने मुद्दे पर वोट करेंगे, और उन्होंने अपने मुद्दों पर ही वोट किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हनुमान जी को हमेशा लाते रहते हैं, कभी उनकी जाति बताते हैं, आपको ध्यान जी, आपको रोकना चाहूंगी, मैं एक तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी जो अब मंदिरों में भी बटोगे तो कटोगे की ये पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर है कानपुर का, जहां आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर है, जहां पर ये पोस्टर बटोगे तो कटोगे के ये पोस्टर लगाएंगे। पूजा जी, अब ये मंदिरों तक के पहुंच चुका है, कैसे देखती है इसे? देखिए, नफरत फैलाई जा रही है। मुझे लगता है बटोगे तो कटोगे तो पहुंच तो गया हुआ। ये बताइए, चंदन गुप्ता को क्या न्याय मिल गया? आपको भी जानकारी होगी कि चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा में जो जिसकी हत्या हुई थी, और जो हत्यारे, जो नामजद हत्यारे थे, उसको भाजपा के जो है जिला अध्यक्ष अभी 2023 के 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा में बुलाते हैं और साथ में लेकर के तिरंगा यात्रा चलते हैं।
अभी भी जो तस्वीरें हैं, और उसका परिणाम निकलता है कि जो मोहिनी तोमर होती है, जो वकील होती है, उसका बेल का गिरफ्तार की रहती है। उसका 3 सितंबर जो है 2024 में उनकी हत्या कर दी जाती है, और उनकी हत्या में जो है मिश्रा भी शामिल है, वो भी नामजद है। तो आप कल्पना करिए नफरत कहाँ बढ़ रही है। क्या रामगोपाल मिश्रा के साथ में ये न्याय कर देंगे, जब चंदन गुप्ता के साथ में ये न्याय नहीं कर पाए। आज तक इन्होंने बोला था कि एक नौकरी दे देंगे, कहाँ दी है? बोले थे 50 लाख रुपए देंगे, 20 लाख का चेक देने के बाद में फिर कोई उनको पूछने नहीं गया। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को जो है गुमराह करके वो चाह रहे हैं कि ये जो नौजवान निकल करके आ रहे हैं नौकरियों की बात ना करें, वो न्यौछावर हो जाए। और ये नफरत जो फैला रहे हैं मंदिरों तक जो लेकर के जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आर्यन मिश्रा जैसे, रामगोपाल मिश्रा जैसे, चंदन गुप्ता जैसे लोगों का ही जो जनता का नुकसान होगा। जनता इन सब चीजों को देखे, और हमारा प्रयास है कि इस नफरत को हम रोके, कि नफरत ही ना फैलाया जाए। ये पता नहीं कैसे मंदिरों में जो है लग गए, ये लगनी तो नहीं चाहिए। ये ठीक है पूजा जी, किशोर जी का भी रुख कर लेती हूँ। ठीक है किशोर जी, अब ये पूरा विवाद मंदिरों तक आ चुका है, ये किस प्रकार की ध्रुवीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं आप लोग? विपक्ष कह रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मुद्दे को लेकर के आज से नहीं 2014 से इसी एजेंडे पे काम कर रही है। एजेंडा तो चेंज हो गया साहब, बटोगे तो कटोगे, कहीं पोस्टर नहीं लग रहे विकास, सबका साथ सबका विकास का। ये बिल्कुल सबके लिए है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा कि एक रहें, नेक रहें, सेफ रहें, यानी पूरी हिंदुस्तान की बात हो रही है कि हर आदमी एक रहे और सेफ रहे। हम जब भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जब भी वक्तव्य आया या योगी 140 करोड़ जनता के लिए आया, जो भी योजनाएं हमारी हुई वो 140 करोड़ जनता की। जरा कोई हमारे जो ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हमने जो भी योजनाएं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो फ्री का अनाज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, ये जिसमें भी है हमने किसी में भी किसी हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, हमने किसी को नहीं बांटा। आज भी जितनी सबसे ज्यादा अगर जो दवाओं पे सरकार का अनुदान आता है उसमें देख ले हर समाज के लोग हैं, और उनके खाते में पैसा जाता है, उनकी इलाज होता है। हम एक बार भी नहीं सोचते कि ये हिंदू है कि मुसलमान, कि बौद्ध है कि सिख है। मुख्यमंत्री की रैली क्यों बढ़ा दी गई? और हिंदुत्व के एजेंडा लेके मुख्यमंत्री योगी हर बार यही नारा दे रहे हैं, विकास की बात कीजिए ना। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और हिंदू की बात तो करेंगे ही। मुस्लिम समाज भी कहता है कि गौर से कहो हम मुस्लिम हैं, बौद्ध भी कहता है। तो हिंदू जब कहता है कि गौर से कहो मैं हिंदू हूँ, तो बाकी लोगों को इस पे क्यों कष्ट होता है? यानी हिंदुस्तान में हिंदू अपने को गर्व से हिंदू नहीं कह सकता। हिंदुस्तान में हम जय श्री राम बोलने पे विपक्षी को कष्ट क्यों होता है? हम जय हनुमान बोलते हैं तो विपक्षी का कष्ट क्यों होता है? हमने तो किसी के नमाज में, किसी के बौद्ध में, किसी के वो गुरुद्वारा में, हमने आज बता दीजिए कोई हिंदू समाज का आदमी एक बार भी कमेंट करता हो, कोई कमेंट आया हो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के तरफ से? लेकिन हम तो गौर से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम श्री राम के पुजारी हैं, श्री हनुमान के पुजारी हैं, बाबा भोलेनाथ के पुजारी हैं। हम तो गौरव से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं। हमको हमारा हिंदू धर्म का ये पूजा है, और पूरी दुनिया में जाके हम हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू मंदिरों में और पूजा करते हैं। आज ही हमारा जो छठ का ये जो फर्स्ट में प्रवेश करते हैं, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। किशोर जी, नावेद जी, जिस प्रकार से संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने उठाया था, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को भी मिला। लेकिन जो संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें तो खाली कॉपी नजर आ रही, बीजेपी तो कह रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव से पहले जो प्रचार किया था उसमें संविधान बचाने की बात कही थी, कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना की बात कही थी, और सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाया था, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। और उसमें किसी हद तक थोड़ी बहुत सफलता भी मिली थी, लेकिन सफलता उत्तर प्रदेश में बड़ी मिली थी समाजवादी पार्टी को।
अब आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का रूप नजर आ रहा है, जो उसकी कंपेनिंग नजर आ रही है, जो उसका कंटेंट नजर आ रहा है, जो उनका स्टाइल उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में जो हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, इतने ज्यादा तल्ख, इतने ज्यादा कड़वे बयान, जिसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने जैसा पुट नजर आ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इस बात को खुली हुई भाषा में कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जब कटने की बात कर रहे हैं, बटना नहीं बटो, यहाँ तक तो ये बिल्कुल स्वीकार है। और कोई भी समाज, कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान, कोई भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति ये कह सकता है कि समाज को, जाति को, धर्म को, देश को, प्रदेश को, शहर को, पार्टी को, सबको एकजुट होना चाहिए, बटो मत। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कटने के पीछे थोड़ा सा हिंसा होती है, क्रोध होता है। इस तरह के नारे मुझे लगता है कि राजनीतिक मंचों से कहीं ना कहीं समाज के बीच खाई पैदा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक नफरत पैदा कर सकते हैं। कटना शब्द बहुत बहुत ज्यादा हिंसक लगता है। इस बात को कौन नहीं स्वीकार करेगा कि कटना शब्द जो है, अपने आप में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसके पीछे क्रोध है, गुस्सा है। और कहीं कहीं बड़े बड़े राजनेता अगर इस तरह की बात करते हैं तो समाज में कहीं ना कहीं नफरत की कहीं ना कहीं चिंगारी आ सकती है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही क्रोधित चेहरा नजर आ रहा है, जो इस बात को साफ तौर से अपने हिंदू समाज से कह रहा है। यहाँ तक तो कहना ठीक है कि हिंदू समाज को बंटना नहीं चाहिए, ये कोई भी राजनीतिक दल कह सकता है, समाजवादी पार्टी भी कह सकती है, बीजेपी कह रही है तो अच्छी बात है कि हिंदू समाज को जातियों में नहीं बंटना चाहिए। यहाँ तक तो स्वीकार है, सबको स्वीकार है, इसको हिंदू मुसलमान हर जाति का आदमी। लेकिन कटने जैसी बात जो है थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल है। और इससे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी कंपेनी को पूरी तरह से ध्रुवीकरण की तरफ लिए जा रही है। और जो ये बात, मेरी बात पर सुन लीजिए, ये जो बात जितनी महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की तरफ और ध्रुवीकरण की तरफ चुनाव को ले जा रही है, उससे ये भी महसूस हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं जातियां, पिछड़े, दलित विपक्ष के फेवर में जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि इसके रिएक्शन में हिंदुत्व की धार को तेज किया जा रहा है। लेकिन नावेद जी, जिस प्रकार से विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग उठा रहा है, वो भी तो नहीं कह रहा है ना कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, विकास करेंगे, वो भी तो इसी जाति पे ही आधारित राजनीति कर रहा है। आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। एक्शन का रिएक्शन होता है, जहां पर विपक्ष जातियों की को बांट रहा है, जहां पर जाति की राजनीति कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हमारे हाथ में बल्ला होगा तो दूसरे के हाथ में बॉल होगा। जब जाति की राजनीति तेज होती है तभी धर्म की राजनीति तेज होती है। की राजनीति तेज होती है तो जाति, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाले अपना अपना हथियार मजबूती से पकड़ लेते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि विपक्ष, समाजवादी पार्टी, वो कांग्रेस जो कहती थी जात के लिए पद की मोहर लगेगी हाथ पे, वो जाति की बात केवल कर रही है, वो विकास डेवलपमेंट की बात कम कर रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की इतनी सरकारें हैं, करीब 10 साल हो गए केंद्र सरकार में, 7.5 साल लगभग होने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर कुछ बेहतर किया है, सांप्रदायिक दंगे कम हुए, वो बात अलग है कि बहुत भयानक अभी दंगा हुआ, लेकिन कुछ कमी आई है। अपने गुड गवर्नेंस की बात करिए आप, ठीक है, आप हिंदुत्व की भी बात करो, आप एकता की भी, ठीक है ना। पूजा जी से आपसे भी यही सेम सवाल होगा कि अगर सत्ता पक्ष इस चीज की बात करें तो आप बात करिए ना विकास की, कि हम जनता के मुद्दे को उठाएंगे, हम इस पे नहीं पड़ेंगे, इस जिस पिच पर बीजेपी खेल रही है। देखिए आरती जी, ना तो हम बीजेपी की पिच पे खेल रहे थे, ना ही अभी खेल रहे हैं। अभी नाविद जी ने कहा कि जो है नाविद जी ने कहा कि हम जो है जाति की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अगर बताइए कि हमारा जो जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं गैर कानूनी या गैर संवैधानिक संविधान में है, और इसका सोल अधिकार केंद्र सरकार के पास में, इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। हम खुद करा भी लें तो किसी की भी सरकार कहते हैं कि इसकी सरकार उसकी सरकार वगैरह कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया हुआ 2012 में, जातिगत जनगणना सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, हम जो है सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हम नहीं बात कर रहे हैं, तो कौन पूछ रहा है इनसे? हम तो रोज बैठ करके पूछते हैं इनसे सवाल कि भाई आप नौकरियां कहाँ दे रहे हैं। मैं फिर पूछती हूँ कि पीजीटी 2022 में आपने फॉर्म भरवाया, कब करा रहे हैं? अभी नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे आप पीसीएस का,
वो प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने उसको दिसंबर में पोस्टपोन किया एग्जाम, उसका आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए आरती जी, यहीं पे जो है उत्तर प्रदेश के विधायक ने, मंत्री ने जो अभ्यर्थी थे 69,000 के, उनको बोला कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। आपको हमेशा सुनने में आता होगा कि ये समाजवादी पार्टी ने भेजे हुए, विपक्ष के भेजे हुए लोग हैं। क्यों आता है? क्योंकि हम उनके जस्टिस के लिए बात कर रहे होते हैं। तो वो अभ्यर्थियों को देखा जाए तो एक तरीके से अपमान होता है कि भाई विपक्ष के साथ, विपक्ष का कार्य है कि मुद्दों को उठाना, मुद्दों को उठा रहे होते तो हमसे हम कहा जाता है कि अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि आप जो है उस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो हम तो बात कर ही रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो 2024 में जब इनका ये नहीं चल पाया कि भगवान श्री राम जी को हम लेकर के आए हैं, श्री राम जी का मंदिर बना रहे हैं, ये मुद्दा नहीं चल पाया, तो आपको क्या लगता है जो हमें वोट दिए गए उसमें हिंदू नहीं थे? 43 सीटें क्या ऐसे ही आ गई? क्या सनातनी नहीं थे? सब थे, लेकिन सबने अपने मुद्दों पे वोट दिया क्योंकि हम मुद्दों की ही बात कर रहे थे। और अभी भी हम जमीनी स्तर पे जाकर क्या बताए, हमारे कौन से नेता का बयान आया कि बटेंगे कटेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कब बोला ये चीज? नहीं बोला। और नाम मंचों से बोल रहे हैं, हम अभी भी जो बोल रहे हैं कि जो है राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण का ये बांटने का कार्य कर रहे हैं, और हम नहीं बटने देना चाहते। जवाब तो देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था, संविधान का, जाति जनगणना का, और इसके साथ साथ उस पर आप कहीं ना कहीं काट नहीं ढूंढ पाए। तो क्या उसके चक्कर में आप ध्रुवीकरण करने लगेंगे? नहीं आरती जी, कहीं संविधान बदला गया? इन लोगों ने और इनके नेता लोगों ने हर मंचों पर संविधान की एक गलत धारणा बना के कि भाजपा आएगी संविधान बदल देगी, वो तो नहीं माना ना जनता ने। कमला हैरिस ने भी वहां पर कहा था कि ट्रंप आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यहाँ पर विपक्ष ने 24 में किया, लेकिन इस तरह की राजनीति किस स्तर तक ले जा रहे हैं आप लोग? जनता अगर इनके गलतफहमी में नहीं आती तो भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर अकेले सीट जीतती। लेकिन इन लोगों ने दिमाग में गलत डाल दिया कि हम संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में है। क्या ऐसा हुआ? इस समय हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, बताइए कौन सा संविधान बदल गया? लेकिन जहां विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोबाइल की आयात होता था, हिंदुस्तान का मार्केट था। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल बनने वाली कंपनियां हो गई, पूरी दुनिया को मोबाइल का चीज सप्लाई कर रहे हैं। इसका पोस्टर लगा के जाइए। ये कौन से बटोगे तो कटोगे के पोस्टर लेकर आप पहुंच जा रहे हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में? तो विकास के दावे वादे कीजिए ना। हम पूरे हिंदुस्तान के बारे में कह रहे हैं कि आप बटोगे तो कटो। हमारा इंटेंशन किसी व्यक्ति, किसी जाति विशेष से नहीं है। जातिवादी तो ये लोग है, पीडीए चिल्ला रहे हैं, तीसरा दलित अल्पसंख्यक जातियों के बारे में सियासत कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा हम फॉरवर्ड की पार्टी है, हम पिछड़ों की पार्टी है, हम दलितों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 140 करोड़ लोगों की पार्टी है। ये लोग एक परिवार, इनकी पूरी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ही एक पूरा परिवार है। तो हम तो इस नीति से चलते हैं। हम 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मान के हम चलते हैं। ठीक है नावेद जी, जिस प्रकार से अभी तक तो वादे, दावे और नारे तक ही हिंदुत्व था, लेकिन अब महाकुंभ हो रहा है, उसमें मुस्लिम की एंट्री नहीं है। हाँ जी, ये सब मुद्दे ही ऐसा माहौल पैदा करते हैं। इस तरह की सारी बातें, बड़े नेताओं का बयान, ये इस तरह का कुछ एक माहौल पैदा करते हैं जिससे कहा यह जाता है, हो सकता है कि ये गलत बात हो, इस माहौल से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का माहौल जब पैदा होता है, इस तरह के बयान आते हैं, अब बाकायदा भाजपा के बड़े नेताओं के, सांसदों के, मंत्रियों के बयान आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पैनल में बात करते हुए आप लोगों से, क्योंकि इस पैनल में संबंधित भाजपा के जो साथी बैठे हुए हैं, लगातार हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप उनसे सवाल कर रही हो, वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनकी बात में कहीं भी कोई हिंसा नहीं है, इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं आई, और बड़ा अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से अपनी पार्टी की वो बात रख रहे हैं, उसके सकारात्मक पहलू, सरकार के बेहतर कामों की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भाजपा का ये सूरत बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ बड़े नेताओं को इस बात को समझना होगा, जो मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने प्रवक्ताओं से, अपने स्टेट के
छोटे नेताओं से सीखना चाहिए। जैसे हमारे मित्र अभी बैठे हुए भाजपा के, उन्होंने कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी का एक सकारात्मक चेहरा दिखाया। मुझे लगता है ऐसी भाजपा अच्छी है, देश उसको स्वीकार करेगा। जहाँ पर एक डेवलपमेंट के बाद झूठ मूठ ही सही करिए, आपने 4 काम किए, आप 8 काम कह दीजिए कि हमने जनता के फेवर के कहेंगे। कभी कभी आप हिंदुत्व की भी बात करिए, हिंदुत्व की जरूरी है, हमारा जो धर्म है हमें उसकी यूनिटी के लिए, हमें उसके सम्मान के लिए काम करना चाहिए। और जो हमारे धर्म के साथ संकट है, अगर हमारे धर्म के समाज में किसी का नुकसान पहुंचा तो वो भी आप कभी कभी बात कह सकते हो, लेकिन केवल अगर यही बात करोगे आप अपने 10 मिनट के भाषण में 10 मिनट केवल हिंदू मुसलमान की बात करोगे, केवल धर्म की बात करोगे, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी अच्छे राजनेता के लिए, अच्छी सरकार चलाने को ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी होती है हर समाज की, हर जाति की, हर धर्म के लोगों की, हर स्टेट के लोगों की, हर जिले के लोगों की जिम्मेदारी होती है। युवाओं को नौकरी देना आपकी जिम्मेदारी होती है, बच्चों को पढ़ाई देना आपकी जिम्मेदारी होती है, बुजुर्गों बीमारों को स्वास्थ्य देना आपकी जिम्मेदारी होती है। थोड़ा बहुत चलता है कि धर्म की बात भी कीजिए, लेकिन सत्ता का मतलब केवल धर्म सत्ता ही थोड़ी है। तो मुझे लगता है कि बात जो आपने जिक्र किया, इस तरह के अलग अलग से कुछ माहौल बन रहा है जिसमें एक पैदा किया जा रहा है। और मुझे ये लगता है, और आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि दोनों तरफ से जहां पर जाति की राजनीति पेश की जाएगी तो उसको काउंटर करने के लिए अगर मेरे सामने कोई गंदा हथियार इस्तेमाल करेगा, कोई पत्थर मारेगा तो हम पत्थर ही लेके खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे सामने कोई बंदूक लेके खड़ा होगा तो कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ में भी बंदूक हो। तो जब इस तरीके का माहौल है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक पक्ष जो है वो जाति की बात कर रहा है और दूसरी धर्म की बात कर रहा है। वही पूजा जी। जी देखिए, अभी जो है नावे जी कह रहे थे कि एक पक्ष जो है जाति की बात कर रहे, नहीं कर रहे थे। हमने पहले बहुत क्लियर किया कि हम सामाजिक समता की बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करा देते जाति? कैसे नहीं कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की लिस्ट में देखो 9 सीटों में 4 आपने मुसलमान प्रत्याशी उतार दिए। क्रेडिट लेंगे कि नहीं? महिला उतारे ये भी तो देख लीजिए। क्रेडिट नहीं लेंगे? 4 महिला उतारे ये भी तो देख लीजिए। 4 महिला उतारे ये भी तो देखिए। हमारे 9 प्रत्याशी की लिस्ट में 4 महिला भी उतारे हैं। आपको पता होगा कि सदन में भी एमपी का लिस्ट उठा करके देखेंगे तो भी महिला रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी में अच्छा है। ऐसे तो बीजेपी ने भी लाडली स्कीम ला दी है महिलाओं के लिए। तो लाडली स्कीम बीजेपी के लिए तो जो है उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी थोड़ी रहे, पूरे देश में सरकार है। और तीसरी पंचवर्षीय चल रही है, अभी आपने तो कहा। और उत्तर प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, उनको तो और कार्य कर लेने चाहिए थे। अभी ना घर सबको देने चाहिए थे। आप आकर के देखिए इनके कार्यालय, देखिए यहाँ इलाहाबाद में भी सिविल लाइंस में इनके कार्यालय मैंने जो है इनकी सरकार देखी और अभी भी देखा हुआ है। और हमारी सरकार भी नहीं है, हमारा भी कार्यालय भी देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ कार्य किए गए हैं, सबका साथ लिया गया और विकास कहाँ पे किया गया हुआ। विकास इसीलिए सब तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि विकास जो है वो भाजपा कार्यालयों में जाकर के लग जा रहा है और फिर उसके आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो मैं फिर से कहूंगी कि आपने कुंभ की बात उठाई थी, तो मैं भी कुंभ क्षेत्र में बैठी हुई हूँ। तो ये भाजपा की नफरत वाली नीति है, वरना कुंभ में ऐसा कभी ऐसे पहले नहीं, कुंभ हमेशा चलते चला आया हुआ था। और सोचिए कि भाजपा वाले लोग झूठ कैसे बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड में जाकर के कह रहे थे कि 2017 से पहले कांवड़ यात्रा नहीं जाती थी, बल्कि कांवड़ यात्रा बहुत सौहार्द के साथ जाती थी। वहां पे मुस्लिम भी जो है कांवड़ियों को सेवा किया करते थे। इस बार आपने ऐसा किया कि नहीं, अब मुस्लिमों का नाम लिखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इनको फटकारने लगा है बीच बीच में, जैसे अभी बुलडोजर पे लगाया, इससे पहले बुलडोजर पे रोक लगाई थी, नाम पे रोक लगाई थी। मुझे लगता है कि अभी कुंभ में जो बात निकल करके आई हुई है कि मुस्लिम को दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा, इस पे भी जब जो है सुप्रीम कोर्ट डांट लगाएगी तभी इनको पता चलेगा कि नहीं, ये तो हम जो है लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। ये कार्य कर कहाँ रहे हैं धरातल पे। अभी जो है इनकी प्रवक्ता, वाकई में नावे जी से एग्री करूंगी कि प्रवक्ता बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं कि नहीं हम सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर वहीं पे गिरिराज सिंह जी इनके मंत्री हैं, कहते हैं कि जो अगर मुस्लिम एक थप्पड़ मारता है तो उसको आप 100 थप्पड़ मारिए, तलवार त्रिशूल भाले तैयार करके रखे रहिए। इन्हीं के जो सांसद है प्रदीप सिंह जी, वो कहते हैं जिसको अररिया में रहना होगा उसको हिंदू बनना होगा। तो आप बात कहाँ कर रहे हैं सर्वधर्म की? अभी कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, और जब 443 सीटों में से जो है देने की बारी आती है, एक टिकट मुस्लिम को नहीं दे पाते हैं आप। मंत्रालय बनाते हैं, उसमें एक मंत्रालय नहीं दे पाते आप मुस्लिम समाज से, उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देना चाहते और कह रहे हैं सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। बिना रिप्रेजेंटेशन के सबका साथ सबका विकास हो जा रहा है। मैंने पहले बोला कि आप एक बार कंपेयर करिए जहाँ जहाँ इनके जो है कार्यालय बने हुए हैं, देखिएगा वो पता चलेगा विकास चला गया है भाजपा के कार्यालय में और वहीं पे जाकर के रुक गया, वो उसके आगे नहीं जा पा रहा है। किशोर जी,
गंगा जमुनी तहजीब के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। अभी अभी आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा में मुस्लिम अगर एरिया से निकलते हैं तो पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। भले अभी हिंसा हुई हो, लेकिन कई जगह पे ऐसी भी तो मामले सामने आते हैं, लेकिन मुस्लिम का जाने से क्या आपत्ति है? किशोर जी। शरीफ आप चले जाइए, वहाँ मुस्लिम से ज्यादा हिंदू वहां पे जाते हैं जो चादर चढ़ाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं बता दीजिए, चाहे वो ईद का त्योहार हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, अगर उसने जो कानून पास किया सबके लिए पास किया। पहले आप देखी होंगी दुर्गा पूजा में या जिसे डोल निकलते थे लोग असलहों का प्रयोग करते थे, और मुस्लिम समाज के लोग अपने मुहर्रम में, लेकिन सरकार ने एक आदेश किया कि कोई भी, चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे कोई भी जलसा हो, चाहे वो जुलूस हो, किसी को भी हथियार निकालने का अधिकार नहीं दिया गया। हमने अगर हिंदुओं की दिवाली और दशहरा हमने ठीक से मनाना दिया तो हमने ईद और बकरीद पे भी कोई दंगा नहीं होने दिया। हमने किसी फर्जी रूप से किसी मुस्लिम लड़के को दंगा के नाम पे गिरफ्तार नहीं किया। तो दोबारा सरकार में आए ना आप, जी, लॉ एंड ऑर्डर मैं वही कह रहा हूँ। हमने कभी हिंदू मुसलमान में तफरका किया हो तो आप बता दीजिए। हमने तो मदरसों में साइंस टीचर की नियुक्ति करके उन मदरसा के छात्रों को 21वीं सदी के छात्रों के बीच में हम लेके आए। उनके साइंस टीचर को हम भुगतान करते हैं, उनके मदरसे को हम ऐड करते हैं। आप बता दीजिए, हम जो भी योजनाएं जारी करते हैं, आप देखिए अभी शादी का माहौल चल रहा है, योगी जी ने हर ब्लॉक स्तर पे शादी कराते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों के लड़कियों को बराबर सामान, चाहे पैसा वो 62,000 मिलता है, सब दिया जाता है। अनाज की श्रेणी में आप जानिए कि अकेले 40% अनाज मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के बीच में जाता है, हिंदू में जाता है। ये तो पीडीए बना के इन लोगों ने एक जातिगत विशेष भावना से इन लोगों ने जातिवाद फैला रहे हैं। बताइए, कभी भाजपा के किसी मुख्यमंत्री ने या किसी प्रधानमंत्री ने कभी जातिगत पीडीए, एडीए या जीडीए कुछ बनाया हो? तो कटेंगे किसने कहा? आपके मुख्यमंत्री नहीं, बटेंगे कटेंगे पूरे। हमने हिंदुस्तान के लिए कहा कि हिंदुस्तान के लोग एक रहे, सेफ रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हमने कहीं नहीं कहा कि खाली हिंदू के लिए क्या बटेंगे, हमने कहा एक रहिए, सेफ रहिए, नेक रहिए। हमने कोई तफरका बता दीजिए किसी एक मुद्दे पर कि हमने कभी तफरका किया हो, चाहे हिंदू के नाम पे अलग से कोई हमने योजना जारी कर दी हो जो मुसलमान को न मिले। ठीक है किशोर जी, जिस प्रकार से चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जाती, वैसे वैसे नेताओं के जहरीले बोल होते हुए नजर आते हैं। वही अब आज मैं रैली, ठीक है किशोर जी, ठीक है नावेद जी, आज खड़गे जी का बयान आज वायरल हो रहा है। तैमूर लंग की एंट्री हो गई है, जहां एक तरफ बजरंग बली तो दूसरी ओर खड़गे ने तैमूर लंग की और विवादित बयान देते हुए कह दिया कि मोदी दूसरों की दो टांग लगाकर हुकूमत कर रहे हैं। ये सारे इस तरह के बयान जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है। जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह की बदजबानी की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हेट स्पीच दे। जनता इसको स्वीकार, मुझे लगता है कि जनता इसको नहीं करेगी, क्योंकि कभी कभी गुमराह जनता भी हो जाती है, भावनात्मक हो जाती है। इस तरह का जो एक माहौल होता है वो नफरत पैदा कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय थोड़ा बदल गया है। उत्तर प्रदेश, जिसको हम लोग ध्रुवीकरण का प्रदेश कहते थे, जिसको हिंदू मुस्लिम का बंटवारे का प्रदेश कहते थे, जिसको हम जाति और धर्म की लड़ाई का सबसे बड़ा अखाड़ा कहते थे, उसमें एक बड़ा परिवर्तन हम लोग को दिखाई दिया। मेन चीज देखिए क्या है कि आने वाला जो नतीजा होगा, 9 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, ये बताएगा कि देश का, और ये जो 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ये बताएगा कि देश का मूड क्या है। क्या सबसे बड़ी बात जो सही मायने में देखिए कि दलित पिछड़ा समाज जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से पिछले 10 साल से जुड़ा रहा, अच्छी खासी मात्रा में दलित पिछड़ा समाज जो भाजपा के साथ नहीं हुआ करता था, एक जमाना हुआ करता था आपसे 20 साल, 15 साल, 30, 35 साल पहले, जब कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की पार्टी है। लेकिन एक क्रांति भारतीय जनता पार्टी में आई, योगी का ये दौर, मोदी का जो ये हवा चली, मोदी का जो ये दौर आया, मोदी की जो ये भाजपा आई, एक नई भाजपा की जो सूरत आई,
इसमें एक सबसे बड़ी बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ और दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग जिसकी बहुत बड़ी संख्या है, उसने भाजपा पर विश्वास किया। अब 9-10 साल के बाद में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा परिवर्तन नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, खिसकता हुआ पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग नजर आ रहा है, जो नतीजों से भी साफ हुआ। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें, तो मुझे लग रहा है कि भाजपा को ये लग रहा है कि डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, हमने शौचालय बना दिए, हमने फ्री राशन बांट दिया पिछड़े वर्ग के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछड़ा और दलित ज्यादा ही गरीब है और उसके लिए राशन की बड़ी वैल्यू है। उसके बाद भी हमारे दामन से अगर खिसक रहा है तो शायद ये इस तरह का माहौल जो हिंदुत्व के धागे में एक हम हिंदुत्व की माला बनाने का माहौल पैदा करे, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। बिल्कुल मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया था कुंभ मेले का और जहां पर मुस्लिम की एंट्री वाली बात कही थी, एक चीज सबको स्वीकार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी मंदिर से क्यों कष्ट है, को बहुत पसंद किया जाता है कि वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। इन लोगों को जय श्री राम जय हनुमान से क्या कष्ट है? संस्कृति है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है उसको बढ़ावा देना, और इस देश की संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म उसको कहीं ना कहीं खूबसूरत बनाता है। यहाँ की संस्कृति में हिंदुत्व जो है, सनातन जो है, वो उसको घुला मिला है। जो एक छठ का अनुष्ठान हो रहा है या दीपावली में जो पूजा हो रही है, दशहरे में जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, जो रामलीला हो रही है, ये भारत की संस्कृति का भी हिस्सा है और भाजपा कहती है हम इसकी रक्षा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हिंदू नहीं भी है वो भारतीय संस्कृति के पास आना चाहता है, उसको पसंद करता है और टूरिस्ट भी कई बार इसको देखने आता है। भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है और हमारी संस्कृति में क्या है, दशहरे का उत्सव है, हमारे क्या रामलीला है, छठ के जो है वो लोकगीत हैं। तो ये बताइए अगर कोई देश की संस्कृति को देखने विदेश से पर्यटक आ रहा है और वो कुंभ मेले में जा रहा है, तो क्या ये देखा जाएगा कि वो हिंदू है क्या नहीं है, तो भगा दिया जाएगा। पूजा जी, आज आप तो प्रयागराज से, ठीक है नावेद जी, आप तो प्रयागराज से जिस प्रकार से आज 2 गुट के साधु संत आपसी में लड़ गए, तस्वीरें तो आपने भी देखी। जी देखिए, नफरत जो है भाजपा से फैलाई चली जा रही है। आपको पता होगा यहाँ पे जो है निरंजन अखाड़ा है और नरेंद्र गिरी जी, महंत नरेंद्र गिरी जी की हत्या हो जाती है और उनके हत्या आरोप में जो है उनके ही शिष्य जो है जेल में है। ये भाजपा जब से आए तब से इन्होंने, क्योंकि मठ की जो है मठाधीश बन गए हुए मुख्यमंत्री, खुद को संत कहते हैं और उसके बाद में अपनी जाति भी बताते हैं। वो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पे लोकगीत चलता है कि मन न रगाए जोगी कपड़ा, आशन मार जोगी, गाये है पचरा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस लोकगीत को बिल्कुल पूरी तरीके से चरितार्थ करते हैं और इसी का परिणाम आप बताइए, इतने सालों से कुंभ हुआ है। 2013 का कुंभ जो है हमारे सांसद जी ने जो है खान जी ने जो है देखा हुआ था, उसके बावजूद इतना सौहार्द से रहा कि वर्ल्ड का सबसे पीसफुल गैदरिंग रहा, उसमें भी ये बात निकल करके कहां से आ गई कि मुस्लिम जो है एंटर नहीं करेगा या मुस्लिम की दुकानें नहीं लगेगी, क्योंकि ये भाजपा सरकार लगातार नफरत फैलाने का कार्य कर रही थी। अभी भाजपा के प्रवक्ता मदरसे की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं इनको कि मदरसा एक्ट 2004 में श्रद्धेय नेताजी के समय में आया था। उसके बाद में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षा है, क्योंकि राज्य का विषय होता है, तो मदरसे भी जो है राज्य के अंदर में 2016 में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया गया, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं किया गया। आप ही के जो है मंत्रालय में है, उन्होंने बार बार बोला कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, नहीं किया गया। फिर 13,000 मदरसों को जो है कहा गया कि नहीं ये असंवैधानिक है। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13,000 मदरसों में 500 बच्चे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, असंवैधानिक नहीं है ये, वरना आपकी तो सरकार की यही इच्छा है कि इनको बंद कर दिया जाए। जी, सरकार ने संशोधन की बात की थी ना। नहीं, मैं बस इस चीज को बोल रही हूँ कि कितनी मैं ये बता रही हूँ ना कि इन्होंने बोला कि मदरसे में हम ये करते हैं। मैं इसलिए बता दे रही हूँ ना कि असम में इन्होंने मदरसों को बंद किया और एक बार भी नहीं सोचा कि जो छात्रों को विस्थापित कहाँ करेंगे।
उनको छात्रों को पहले आप लेके जाए। छात्रों का क्या दोष है? आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर वो जो है मान्यता को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, राज्य का विषय होता है, आपका फेलियर है, आपने छात्रों पे जो है वो गाज गिरा दी, मदरसे बंद कर दिए। तो आप जो है मत बोला करें कि आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अगर आप कर रहे होते, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं मिलता है कि वो मंचों पे खड़े होकर के किसी एक धर्म विशेष, किसी एक जाति विशेष की चर्चा करें, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो संवैधानिक पद पे है उसको सबकी बात करनी पड़ेगी। वो कह सकते हैं कि वो हिंदू है, उनका वो पर्सनल अधिकार है। संविधान का मुद्दा भी महाराष्ट्र में भी गूंज रहा है। संविधान का मुद्दा इस बार भी गूंजेगा। महाराष्ट्र की बात पे भी मैं बिल्कुल महाराष्ट्र की बात कर लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई सोचिए, नागपुर में था, नागपुर में जहाँ पे जो आरएसएस का मुख्यालय है, जिसने 52 साल तक जो है देश का झंडा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पे, वहां पे जो है भाजपा कह रही है कि जो है संविधान की, चंडीगढ़ में संविधान का एकदम बिल्कुल ऐसे तार किया, वो कह रही है संविधान की। अगर आपको बात करनी है ना, इनकी चर्चा की, अब लाल टोपी दिखती है, लाल कवर दिखता है इनको संविधान का, अरे जाइए एफआईआर करिए। आपको लग रहा है कि कहीं पे अपमान हो रहा है, आप अपमान कर रहे हो, जाइए एफआईआर करिए, उसके प्रोसेस में जाइए। कार्य की बात नहीं करना चाहते, नहीं ये फेस ही नहीं करना चाहते कि कहीं पे कार्य की चर्चा हो जाए, कहीं पे ये बताना चाहते हैं कि हम कार्य क्या करेंगे, उसको जवाब देना चाहते हैं। और इसीलिए सारी चीजें चश्मा नफरत का लगा करके देखते हैं। जवाब दीजिए जी। नारती जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो शब्द कहा वो पूरे देश के लिए कहा कि एक रहे, सेफ रहे। इसमें बता दीजिए किसी जाति विशेष की चर्चा हुई क्या? किसी वर्ग विशेष की चर्चा हुई क्या? उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के लिए कहा कि एक रहे, सेफ रहे। अब इसको लोग उसको काफी संधि विच्छेद कर रहे हैं, उसकी जो है कई तरह के अपना अर्थ समझ रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है, जो जिसको समझना हो। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरखनाथ के पीठाधीश्वर हैं और उसके साथ साथ हिंदुत्व का एक चेहरा है। तो योगी आदित्यनाथ जी निश्चित रूप से जय श्री राम और जय हनुमान बोलने का उनको अधिकार है। और हर हिंदुस्तान के हर हिंदू को अपने गर्व होना चाहिए कि वो हिंदू है और उसके जय श्री राम, जय हनुमान, शंकर, जो हमारे तमाम सभी देवता हैं, हम उसका नाम लेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे। इसमें विपक्षी साथियों को क्या दिक्कत है? हम अपने धर्म का अगर जय श्री राम बोलते हैं, जय हनुमान बोलते हैं, तो भाई आप भी बोलिए, हमको क्या दिक्कत है? हमने तो कभी नहीं कहा कि आप अपने किसी जनता को दिक्कत होगी साहब, क्योंकि आप सब देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किसी विपक्ष का नहीं होता है, जन जन का होता है। प्रधानमंत्री ने क्या देश के लिए एक ना बोले तो एक रहे, सेफ रहे? इससे बड़ा प्रधानमंत्री का बयान क्या आ सकता है? कटेंगे क्या मीन्स क्या होता है? नहीं कटेंगे तो प्रधानमंत्री ने कहा, बोला उनका एक रहे, सेफ रहे। ये तो माननीय प्रधानमंत्री का जो बयान आया, आज भी हम उस पे कायम है कि एक रहे, सेफ रहे, पूरा हिंदुस्तान एक रहे, सेफ रहे। हमने सारी योजनाएं पूरे हिंदुस्तान के आवाम 140 करोड़ देवता के, और वो कहते भी हैं 140 करोड़ हमारे बहनों और भाइयों, किसी भी स्पीच में चाहे मन की बात हो, चाहे वो कहीं भी हो, आप 140 करोड़ जनता के वो भाइयों और बहनों के नाम से संबोधित करते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बीच को उन लोगों ने तोड़ मरोड़ के सोचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच सबके, आप देखिए विकास के रूप में चारों तरफ बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े ओवर ब्रिज बन रहे हैं। किसी भी देश के विकास में ओवर ब्रिज और हाईवे का बड़ा महत्व है। हाईवे तो दिखेंगे साहब। ठीक है नावेद जी, जिस प्रकार से विकास तो देखें, विकास पे चर्चा करें, दिख रहा है। ठीक है नावेद जी, जिस प्रकार से पहले मेला आता है, यानी कि कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, उसमें पहले नाम लिखो उस फलों और सब्जियों के ठेले पर, फिर उसके बाद आता है कि महाकुंभ में जा नहीं सकते मुस्लिम, और एक के बाद एक ऐसे क्यों रूल आ रहे हैं, जो एक तरह से नैरेटिव फैलता हुआ नजर आ रहा है कि योगी सरकार पूरी खिलाफ है। नहीं क्यों, कोई मक्का मदीना कोई हिंदू जा सकता है क्या? और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जाति की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं उसकी ताकत बढ़ रही है। तभी इस तरह का एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है उनसे लड़ने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए, उनको परास्त करने के लिए। जहां पर इनका ऐसा नैरेटिव बड़े वृहद पैमाने पर नजर आ रहा है, वहां ये लग रहा है पर्दे के पीछे
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की विपक्ष की राजनीति उठ रही है, सफल होती दिख रही है, उसको परास्त करने के लिए इस तरह का एक एजेंडा। लेकिन नावेद जी, ये लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा ये सब देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को देखा, उसने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक हमारा उत्तर प्रदेश में खासतौर से हिंदुत्व का माहौल खुद ब खुद पैदा हो गया था, क्योंकि राम मंदिर का बनना बड़ा इमोशनली पूरा देश उससे जुड़ा था, उत्तर प्रदेश की जनता, और बहुत व्यवस्थित प्रोग्राम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन वाकई विश्व में बड़ी उसकी सराहना की गई, बड़ी शांति के साथ हुआ। उससे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा, 80 की 80 सीटें जीत जाए तो कोई ताजुब नहीं है। लेकिन उसमें जब फायदा नहीं हुआ और उधर जाति और सामाजिक समीकरण जो है वो विपक्ष की पाले में आ गए, तो भाजपा को ये लग रहा है कि अब हमारा सॉफ्ट हिंदुत्व जो है कि खाली इससे काम नहीं चलेगा कि मंदिर बन गया, खाली इससे काम नहीं चलेगा कि हमने जो है भगवा पहन लिया, हमें कहीं ना कहीं वोकल होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्रिएट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरकारी ऐसे फैसला करने पड़ेंगे, इस तरह से हमें बयान देना पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं 80-20 का माहौल पैदा हो। लेकिन अब देखना यह है कि टेस्टिंग है, भाजपा ये टेस्ट कर रही है खासतौर से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कि अगर इस माहौल से हमें फायदा मिलता है तो हम इसको जारी रखेंगे। लेकिन पिछड़ा और देखिए, यहाँ देश की राजनीति का इतिहास अगर देखिए तो देश की राजनीति की दिशाएं बदलती रहती हैं। मैंने कहा ना, पिछड़ा और दलित जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर रहता था, 10 साल के अंदर बड़ा विश्वास में आया, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं वो खिसकता जो नजर आ रहा है, उनको रोकने के लिए भाजपा को लग रहा है कि हिंदुत्व की धारा, हिंदुत्व की माला, हिंदुत्व का यूनिटी जो है वही हमें पिछड़ों दलितों को अपने करीब रख पाएगी। ठीक है, इस एजेंडे के तहत ये काम हो रहा है। पूजा जी, जब मुख्यमंत्री इस समय चुनावी मोड में हैं, तो जब मुख्यमंत्री बयान दे रहे होते हैं तो कहते हैं आओ इस बार आर पार कर लेते हैं, तो इस बार मुख्यमंत्री आर पार के मूड में है, कैसे पार पाइएगा? एक्चुअली वो आर पार के मूड में इसलिए है ना क्योंकि भाजपा का संगठन आर पार के मूड में था। अब देखिए कि 2017 में जो है केशव प्रसाद मौर्य जी बेचारे जो है उस समय वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, उन्होंने वो प्रभारी भी थे उत्तर प्रदेश के चुनाव के और मोस्ट प्रोबेबली अधिकारी भी थे मुख्यमंत्री बनने के, पर मुख्यमंत्री जो है नहीं बन पाए, उप मुख्यमंत्री बने। और अब देखिए अब तो जो है वो अधिकारी भी नहीं है, उप मुख्यमंत्री के भी फिर भी मुख्यमंत्री बना रखा हुआ, ना तो अपनी सीट जीते ना तो अपना जिला जीते। और 2024 का जैसे परिणाम आया है, 2024 से लगातार जो है ये भाजपा संगठन में चल रहा है। आपको क्या लगता है, यूं ही नहीं कहा जो है उप मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, क्योंकि संगठन चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ना रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि भाई मैं ही रहूं, और यही वो आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। उनको दिल्ली वाले चाह रहे हैं कि हटा दे, क्योंकि अब इनके यहाँ पे कोई एक बड़ा ही नेता रहेगा ना जिसको प्रधानमंत्री बनना होगा। अब चाहते हैं गुजराती लोग किसी और को आने नहीं देना चाहते हैं। अब एक गुजराती सोच रहा है कि मैं हटूं तो दूसरा गुजराती ही आए। और भाई साहब जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको लग रहा नहीं, जैसे हम जो है 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, आपको पता होगा कि नहीं कि कार्ड छप चुके हुए थे, भाई साहब मुख्यमंत्री नहीं थे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है। उसके बाद जो है इन्होंने मुख्यमंत्री जो है बने, और कैसे बने जो है मुख्यमंत्री जी जाते होंगे। तो अब ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके जो इनका जो डिफेम हुआ है ना कि ये कार्य नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश में, अब चाहे इनको खून की नदियां बहानी पड़े, चाहे कितना भी नफरत फैलाना पड़े, ये फैलाएंगे। इन्होंने बहराइच का दंगा करवाया, ये और दंगे करवाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको मुख्यमंत्री पद से ना हटाया जाए। जिस तरीके से जो है आपने देखा होगा हरियाणा में, ये तो संगठन में ये भाजपा का तो ये सब प्रवृत्ति ही है। ठीक है पूजा जी, समय कम है, लास्ट कमेंट किशोर जी। इनको साइडलाइन कर देते जी देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये माहौल क्या नतीजे पैदा करता है ये इसका नतीजा बताएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योगी जी को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया गया है। योगी जी का बड़ा कद हो गया है, वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर संघ ने उनको इस बात की हरी झंडी दे दी है कि दिल्ली से उनके कोई रास्ते नहीं रोके जाए। ये इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट है। दूसरा ये कि हिंदुत्व की अलग पूरे तरह से जल रही है। क्या दलितों पिछड़ों में हिंदुत्व की लहर का असर होता है, या वो आज भी जिस तरह लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ थे, क्या उसी के साथ है, या उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये सब नतीजे बताएंगे। ठीक है किशोर जी, लास्ट जी। आरती जी, भारतीय जनता पार्टी में यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता, और हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ बड़ा नेता होता है। वो योगी जी भी हमारे बड़े नेता हैं, बनाया नहीं जाता है, योगी जी बड़े नेता हैं।
मोदी जी बड़े नेता हैं। हमारे यहाँ एक बूथ अध्यक्ष भी बड़ा उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। बड़े नेता और है मोदी तभी तो जी योगी जी की रैलियां बढ़ा दी गई। बिल्कुल बढ़ा दी गई। हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता का तो बूथ अध्यक्ष भी, हमारा जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उस मंच की अध्यक्षता उस बूथ का अध्यक्ष करता है, यानी वो बूथ का अध्यक्ष भी हमारा बड़ा नेता है। तो इसमें इन लोगों को नहीं सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा नेता है और जिसको भी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखती है, पूजा जी क्योंकि ये पूरी भाजपा एक परिवार है, आई लोग परिवार की पार्टी। यहाँ पर चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ा दी, योगी जी को समय मिल गया, वो महाराष्ट्र और झारखंड में अपना पूरा दाव चलते हुए नजर आ रहे। जल्दी ये फेस नहीं करना चाहते हैं ना, ये जो जनता है उनको फेस नहीं करना चाहते क्योंकि अपने मुद्दों पे वोट करेंगे। और अभी इन्होंने बोला ना कि कार्यकर्ता, मैं एग्री करती हूँ, मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ता है भाजपा के, प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता, और यही विडंबना है देश की कि वो भाजपा के कार्यकर्ता बनकर के रह जाते हैं, देश के जो है प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। छोड़ दीजिए ना उनको कि मुख्यमंत्री बन जाए, देश के प्रधानमंत्री बन जाए, सबकी बात कर ले। दिवाली जैसे दिन में भी जो है विपक्ष को रावण कह देते हैं और कुछ लोगों को जो है दिवाली विश कर देते हैं। ये कैसा मुख्यमंत्री होता है भाई? ठीक है, पूरी उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को जो है दिवाली तक विश नहीं कर पाता है। ठीक है पूजा जी, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से चुनावी बयान एक तरफ चारों ओर सुनाई दे रही है, तो दूसरी ओर बयानवीर अपने बयानबाजी के साथ साथ लगातार सुर्खियों में है। बटोगे तो कटोगे के बाद अब बजरंग बली का दांव कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।